चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे संकल्प एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में, जहां पर आपको आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर के हुए इसको आगे बढ़ाते हुए हम एक सीरीज़ यहां पे लॉन्च की हैं, जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी की मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं, सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं। उसी की तैयारी हम फिर आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज़ के बारे में फिर से एक बार मैं आपको बता दूं। CGPSC, CG व्यापम, SSC बैंकिंग रेलवे, इसके साथ साथ सेंट्रल TT और CGTT की तैयारी यहाँ पर मिशन मोड में ऑफलाइन, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, दोनों माध्यम से यहाँ पर करवाई जा रही है। और इसके आधार पर जिन्होंने भी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर ले, और जिनको भी ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे तैयारी करनी है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, TT हो, सेंट्रल TT हो, इन सब की तैयारी आप यहाँ से हमारे ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। और किस तरीके से उसको डाउनलोड करना है ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद इस तरीके से आपको मेनू दिखाएगा। इस मेनू को फॉलो करते हुए, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे इसको आप स्ट्रीम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कोर्सेज हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके बारे में फिर से मैं एक बार जानकारी आपको दे दूं। हमारे संस्थान के द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती वर्ग 3, वर्ग 2 और दोनों का एक कॉम्बो बैच भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। और जो भी अदर कोर्सेस हैं आप इसको दिए गए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। CGPSC व्यापम, हॉस्टल वार्डन, सुपर ABO और ये जितने भी कोर्सेस हैं हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें अलग से मैथ्स रीजनिंग की भी बैच है, बाल विकास, ABO, सेंट्रल TT, CGTT, CGPSC व्यापम और आगामी जितने भी व्यापम की भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इन सब की तैयारी यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर करवाई जाती है हमारे संस्थान संकल्प एकेडमी के द्वारा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को ऐसी मजबूत करते चलें, जिसमें आपको महत्वपूर्ण वैकेंसीज, गवर्नमेंट की जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के उद्योग। भारत के उद्योग हमको पढ़ना है इंडस्ट्रीज। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन या बृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। जहां पर जिस क्षेत्र में सामान का निर्माण होता हो, कंस्ट्रक्शन होता हो, मैन्युफैक्चर होता हो या फिर उसका उत्पादन करते हो या फिर सेवा के रूप में हो, तो उसको क्या कहेंगे? उद्योग कहा जाता है। इसको याद रखना है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं। इससे लोगों का रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। एक बात आप नोट करेंगे, जिस क्षेत्र में उद्योगीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन में सुधार होता है और वह क्षेत्र ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र में तब्दील हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, संक्रमणशील हो जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नए नए उद्योग धंधे आरंभ हुए। सबसे पहले अगर मैं औद्योगिक क्रांति की बात करूं तो वो आया था यूरोप में, ब्रिटेन वगैरह और उत्तरी अमेरिका में। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पर हुआ। इसके बाद आधुनिक औद्योगिकरण में पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। इस काल में नई नई तकनीकें एवं ऊर्जा के नए साधनों के आगमनों ने उद्योगों को जबरदस्त बढ़ावा दिया। इसको आपको याद रखना है। इसी के बाद फिर आधुनिक औद्योगिकरण आया और इस काल में नए नए तकनीक सेट, नए नए टेक्नोलॉजीज आए, एनर्जीज के नए साधन आए। तो इसके अंतर्गत उद्योगों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला, उनका विकास हुआ। ऐसे आपको याद रखना है, उनका विकास हुआ। ओके, हम बात करते हैं भारत के उद्योग के बारे में। तो भारत आपको पहले याद रखना औद्योगिक राष्ट्र नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि प्रधान या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ। आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आधुनिक उद्योगों या बड़े उद्योगों की स्थापना भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ। लगभग आपको याद रखना 1850
के आसपास भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना का निर्माण शुरू हुआ। जब कलकत्ता व मुंबई में यूरोपीय व्यवसायियों या उद्योगों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, कॉटन इंडस्ट्रीज, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुजरात में सूती वस्त्र, बंगाल में जूट की वस्तुएं, उड़ीसा व बंगाल में कोयला उद्योग, असम में चाय उद्योग का विशेष विकास हुआ। चूँकि हमको मालूम है गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास अधिकतम होते हैं, इसीलिए गुजरात में सूती वस्त्र, बंगाल में जलोढ़ मिट्टी से के निक्षेप हैं गंगा घाटी, इसलिए वहाँ पर आदिम काल से, आधुनिक काल से, प्राचीन काल से ही जूट वहाँ पर होता है। और उड़ीसा बंगाल जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आते हैं उसमें कोयला बेल्ट है, और असम में चाय सभी को मालूम है। उस समय सूती वस्त्र के अलावा शेष सभी उद्योगों पर विदेशियों का अधिकार था, याद रखना है। केवल सूती वस्त्र ऐसा था जिस पे भारत के लोग उत्पादन करते थे, बाकी जितने भी उद्योग थे उस पर विदेशियों का अधिकार था, मतलब उन्हीं के कारखाने थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लौह अयस्क, सीमेंट, कागज, शक्कर, कांच, वस्त्र, चमड़ा उद्योग में काफ़ी उन्नति हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक विकास के मार्ग में नई कठिनाइयाँ आई, जैसे कि तकनीकी ज्ञान की कमी, यातायात के साधनों में कमी और बड़े उद्योगों को सरकार द्वारा हतोत्साहित करना, मतलब कि उसको ध्यान न देना, ऐसे याद रखना है। ओके, प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला, और दूसरे विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1939 से लेकर के लगभग 1944 तक यह चला। ओके, तो इस तरीके से भारत के उद्योग को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे किस प्रकार के उद्योग रहेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है लोहा इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग आपको याद रखना है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क के रूप में स्थापित किया गया था। आसनसोल पश्चिम बंगाल में, याद रखना है। सबसे पहला कौन सी नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे स्थान है कुल्टी। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन्स वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना अगर बोलेगा तो 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य की स्वर्णरेखा नदी घाटी में साक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया, और इसी को हम कहते हैं टेल्को, या फिर इसी को कहते हैं इसको, याद रखना है। ओके, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ओके, यह याद रखना है प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का सबसे पहला है, निजी क्षेत्र का याद रखना है आपको। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। अब देखो, लौह इस्पात कारखाने को हमें दो भाग में पढ़ना है, एक है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इनकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे क्या कहा गया, बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई। यहाँ 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ और आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया, मतलब कि इसको अब एक कर दिया गया। ओके, और नाम इसका रखा गया बर्नपुर या फिर दुर्गापुर, इसको याद रखना है। ठीक, दूसरा आता है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य
जो वर्तमान कर्नाटक है, के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। भद्रावती को आपको याद रखना है। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है और इसी के तहत आपको मैंने बताया था कुद्रेमुख की पहाड़ी। कुद्रेमुख की पहाड़ी आपको याद रखना है। यह कहाँ पर है? कर्नाटक। और इसी पहाड़ी में मिलता है लौह अयस्क। ओके। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 बर्नपुर में की गई थी। बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसमें मिला दिया गया। ओके, यहाँ तक आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। अब इसमें बात करेगा 1947 के बाद कौन कौन से कारखाने बने लौह इस्पात के। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल आपको याद रखना है 1956-61। और पहली कब आई थी? 1951 से लेकर के 56। ये आपका अर्थ इकोनॉमिक्स का विषय हो जाता है। पहला होगा भिलाई इस्पात संयंत्र, बीएसपी जिसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई में पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के सहायता से की गई और इसी को हम वर्तमान में कहते हैं रशिया। दूसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई। ब्रिटेन को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह कब होगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में याद रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 56 के बाद आएगा। हालांकि इसको कभी कभी एग्जाम में लेता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आएगा बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1968 में तत्कालीन बिहार राज्य, जो अब झारखंड में पड़ेगा, के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से सहायता से किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाने की हम बात करेंगे तो सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी कर्नाटक में आपको याद रखना है। और तीसरी अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है 51 से लेकर के 56, फिर 56 से लेकर के 61, फिर 61 से लेकर के 66, 66 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश रहता है। इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। इसके बाद आएगा 69 से लेकर के 74, इसे हम कहेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जितने भी लॉ एस कारखाने हैं उनको रेगुलेट कौन करती है? सेल एक उच्च बॉडी है, इसको याद रखना है। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाने को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। ओके, वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, इसको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पंज आयरन में भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में, जिसको हम बोलते हैं RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, याद रखना है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसके बाद आएगा अगला एल्यूमिनियम उद्योग।
भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। जेके नगर याद रखना है। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाय और पश्चिम बंगाल के वेल्लूर तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किया गया। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड तमिलनाडु के मैट्टूर में स्थापित की गई है, इसको याद रखना है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पर कैसा कैसा क्या है। मद्रास एल्यूमिनियम की बात करेगा तो तमिलनाडु के मैट्टूर में स्थापित की गई है, याद रखना है। अब देखिए इस तरीके से आपको देखना है बाल्को कहाँ पर है, कोरबा में है। किसके सहयोग से बना तो यूएस, रूस के सहयोग से बना, रूस और जर्मनी इसमें लिखा जाता है। नाल्को दामनजोड़ी उड़ीसा फ्रांस में है। हिंडाल्को रेणुकूट में है अमेरिका। हिंडाल्को जेके नगर अलवाय ये केरल में है। ओके, इससे कहेंगे मुरी। माल्को कहाँ पर है, चेन्नई मैट्टूर। माल्को मतलब होगा मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंडाल्को मतलब कि इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। और एक है वेदांता जो आपको पड़ेगा झारसुगड़ा में, इसको याद करना है। एक बार अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा सूती वस्त्र उद्योग। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कावसजी डावर द्वारा खोला गया और इसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो यह सफल रहा, इसको याद रखना है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होगा। अन्य प्रमुख राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, याद रखना है। और यही मैनचेस्टर में सबसे पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, इसीलिए इसको याद रखना है। कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, याद रखना है। बोस्टन भी एक जगह का नाम है जो सूती वस्त्र से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ऐसा याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है, याद रखना है। रोजगार के मामले में यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है और रोजगार प्रदान करने में की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है जूट उद्योग। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1869 में खोला गया था, इसको याद रखना है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात तथा आंतरिक बाजार की देखभाल करने के लिए की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है
और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, इसको याद रखना है। और जूट उद्योग के प्रमुख स्थान यहाँ से हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश ढाका में है। और भारत को आज़ादी के बाद सबसे अधिक जो नुकसान हुआ जूट उद्योग में नुकसान हुआ, क्योंकि अधिकतर जो जूट उत्पादन क्षेत्र है वो बांग्लादेश में चले गए। ओके, और एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेना है, 1855 याद रखना है। 1855 में स्थापित किया गया। चीनी उद्योग की हम बात करेंगे तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1930 में बिहार में पहले चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई, लेकिन याद रखना है इसकी शुरुआत हो गई थी 1840 ईस्वी में बेतिया नामक स्थान पर। बेतिया नामक स्थान से। लेकिन इसका वास्तविक विकास कब हुआ? 1930-31 में, याद रखना है इसका वास्तविक विकास होगा। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसको याद रखना है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। ओके, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। ओके, इसमें 1914 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसीसी जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 1936 में। नेक्स्ट, अब इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, इसको देखना है। मध्य प्रदेश के सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम, ये सब जगह को आपको देखना है। यहाँ पर आपका सीमेंट का उत्पादन होता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि सिंदरी आपको याद रखना है, सिंदरी पूछा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा का तालचेर, आपको पूछा जाएगा। तालचेर याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मांडर, अकलतरा, इसको आपको याद रखना है। ओके, और चूना बनाने सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता के रूप में हमें चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। कागज उद्योग की बात करेंगे तो कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। 1879 में लखनऊ में लगाया गया।
मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने की सरकारी कारखाना यहाँ पर स्थापित है। इसको आपको याद रखना है। लेकिन इससे पहले आप याद रखें एक बात, कागज़ का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में श्री रामपुर कोलकाता में स्थापित किया गया था। ओके, कागज़ उद्योग की बात करेंगे और इसमें याद रखना है बिहार के डालमिया नगर, हरियाणा के यमुनानगर, इन सभी स्थानों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आएगा रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना आपको याद रखना है 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर किया गया। 1944 में कर्नाटक के बेलगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनियम फॉस्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में की गई, इसको याद रखना है। इसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटाश उर्वरक के पूरी तरह आयात पर निर्भर है और भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना है, जो NPK करके हम कहते हैं, NPK। ओके, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रहेगी और जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आगे की तैयारी के लिए जिसको CGPSC व्यापम और जितने भी कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।